दोस्तों, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं COP27 के बहाने कुछ और भी बातें जो इसी से जुड़ी हुई होंगी वे करूंगा। कुछ मूलभूत बातें मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा और साथ ही साथ यह बताना भी चाहूंगा कि इस टॉपिक को आपको किस एंगल से तैयार करना है। देखिए, होता क्या है कि जब हम किसी एक टॉपिक को पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में है, किताबों में हम पढ़ते हैं, नोट्स हम बनाते हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम कुछ इस तरीके से नोट्स बनाएं, उसे इस तरीके से पढ़ें जिस तरीके से एग्जामिनेशन में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होगी। एंगल थोड़ा सा तो वैसा हो। नो डाउट कि आप किसी भी टॉपिक को पूरी तरह से देखेंगे, है ना, वो है क्या, उसके प्लस पॉइंट क्या हैं, उसके माइनस पॉइंट क्या हैं, क्या होना चाहिए। जब हम ये 3-4 बिंदुओं के आधार पर किसी टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो ये मान करके चलिए कि जो बेसिक्स होनी चाहिए वो सब हमारी जानकारी में आ गई हैं और यदि इस पर कोई भी प्रश्न पूछा गया तो ऑलमोस्ट हम उत्तर देने की स्थिति में होंगे। लेकिन यदि हम प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस पेपर को लेकर उस टॉपिक से संबंधित एंगल ढूंढ सकें, स्पेसिफिक एंगल, तो उस टॉपिक पर हमारी तैयारी और पुख्ता हो जाती है और यह कुछ इस तरीके से हो जाती है कि एग्जामिनेशन में यदि उस पर कोई प्रश्न पूछ लिया गया तो हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सटीक आंसर देने की स्थिति में होते हैं और उस पर हमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। हम फटाफट उसके उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं और ये बहुत बड़ी बात होती है और इसी के माध्यम से आप समझ लीजिए, इसी के जरिए हमें दूसरों से कुछ माइलेज मिल जाता है, यानी कि दूसरों की तुलना में हम कुछ अधिक नंबर स्कोर करने की स्थिति में आ जाते हैं। देखिए, COP27, सबसे पहले तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि ये COP किस चिड़िया का नाम है, इसका फुल फॉर्म क्या है, आपको मालूम होना चाहिए। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, कॉन्फ्रेंस यानी कि सम्मेलन, पार्टीज क्या है, यहां पार्टीज को आप देश समझ लें जो खासकर जलवायु परिवर्तन को लेकर के चिंतित हैं और समझौते पर जिन्होंने हस्ताक्षर कर रखे हैं इससे संबंधित, तो वो सब पार्टीज हो गई। यहां नेशन न कह के उनको पार्टीज कहा गया है। तो उसका ये 27वां सम्मेलन है, 27वीं बैठक है। सम्मेलन कहना चाहिए, बैठक नहीं कहना चाहिए, 27वीं बैठक। एक सम्मेलन आपको बार बार पढ़ने को मिलता होगा, वो सम्मेलन के ही नाम से जाना जाता है, वो है पेरिस जलवायु सम्मेलन। आपको ध्यान है, पेरिस जलवायु सम्मेलन। तो बेसिकली ये पेरिस जलवायु सम्मेलन क्या है? पेरिस जलवायु सम्मेलन, या कह लीजिए कि जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता, पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, किताबों में आपको ये मिलेगा। तो इनफैक्ट सन 2016 में पेरिस में COP की ही बैठक हुई थी, या सम्मेलन कहना चाहिए। COP ये 21 था, बस 21। और चूंकि वो पेरिस में हुआ था, वहां जलवायु परिवर्तन को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण समझौता किया गया था, तो उसे नाम दे दिया गया पेरिस समझौता। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज्ड होने से बचना है। पेरिस समझौता मतलब COP21। क्योटो प्रोटोकॉल आप सुनेंगे तो वो भी COP का ही हिस्सा है। पिछले साल यही जो सम्मेलन हुआ था वो ब्रिटेन के ग्लासगो में हुआ था, ग्लासगो में, जो COP26 कहलाया, और अभी ये कहला रहा है COP27। किसी किसी अखबार में आपको यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस भी मिल जाएगा पढ़ने को। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये भी वही है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की देखरेख में होता है, यूनाइटेड नेशन कराती है। तो और किस विषय पर करा रही? क्लाइमेट चेंज पर करा रही है। ये जो सम्मेलन हो रहा है, कराने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनाइटेड नेशन, टॉपिक क्या है? क्लाइमेट चेंज। तो इसे अखबार कभी कभी यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस भी कह देते हैं। आप जानते हैं कि ये मिस्र में शुरू हो चुका है कल से, और 18 नवंबर तक ये सम्मेलन चलेगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, जो मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लग रही है और मैं खासकर इस पर जोर देना चाहूंगा, वो ये कि इस बार के इस कॉन्फ्रेंस की जो थीम है वो इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन, सोच करके देखिए, यानी कि बातें हमने बहुत कुछ की हैं, बहुत कुछ बातें होती रही हैं, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ लोग नाराज हो रहे हैं, कुछ लोग शामिल नहीं हो रहे हैं, अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं, लेकिन उससे बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे लगातार जलवायु पर कितना जबरदस्त नकारात्मक प्रभाव पड़ता चला जा रहा है। और जलवायु पर किन बातों का प्रभाव है आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वैश्विक तापमान जो बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कहते हैं, वो मेन रीजन है। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है
इसके अलग अलग बहुत सारे कारण हैं। तो खासकर मेरे जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उन्हें मैं स्पेशली बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि खासकर क्लाइमेट चेंज को लेकर के अलग अलग बहुत सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता है, पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, UNFCCC है, क्योटो प्रोटोकॉल, जलवायु परिवर्तन के शमन के जो कुछ उपाय हो सकते हैं उस पर लेक्चर है, जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हो सकते हैं IPCC के अनुसार उस पर लेक्चर है, जलवायु परिवर्तन संबंधी जो अंतर सरकारी पैनल है जिसको IPCC कहते हैं उसके ऊपर है, जलवायु परिवर्तन कारण और प्रभाव है, वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग है, इस तरह के कई, पेरिस समझौता पर तो है ही है। इस तरीके से बहुत सारे लेक्चर्स आपको अलग अलग प्रोवाइड किए गए हैं और कोशिश रही है कि इन सब के जरिए जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, चाहे वो प्री में हो या मेंस में हो, उन सब के उत्तर देने में आप सक्षम हो सके। मैंने अभी जो टॉपिक बताए हैं, अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप इन टॉपिक्स पर तैयारी करें, पुस्तकों में मिल जाएंगे, नोट्स में, या जिस तरीके से भी आप तैयारी करते होंगे, विशेष रूप से इन टॉपिक्स पर ध्यान दें। दोस्तों, यदि आप अभी जो मेंस हुए हैं उसे उठा करके देखेंगे तो मजेदार बात है कि जनरल स्टडीज का जो सेकेंड पेपर है उसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि वो सीधे सीधे जलवायु परिवर्तन से नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ भी है। सेकेंड पेपर में पूछा गया, इसका मतलब है कि ये इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत होगा, है ना। अदरवाइज ये थर्ड में पूछा जाना चाहिए था। सिलेबस के अनुसार जो जलवायु परिवर्तन है, जो पर्यावरण है, वो थर्ड पेपर का हिस्सा है, लेकिन जो क्वेश्चन आया है वो सेकेंड पेपर में आया है। लेकिन सेकेंड पेपर में क्वेश्चन क्या है, आइए हम इसे थोड़ा देख लेते हैं तो हमें एंगल पता लगता है ना कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। प्रश्न पूछा गया है, स्वच्छ ऊर्जा आज की जरूरत है, ये इन्वर्टेड में है, स्वच्छ ऊर्जा आज की जरूरत है, क्लीन एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द डे। ठीक है, फिर आगे दिया है भू राजनीति के संदर्भ में, आ गया ना, भू राजनीति के संदर्भ में, पॉलिटिक्स आ गया, इंटरनेशनल रिलेशन आ गया। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इंटरनेशनल रिलेशन के एंगल से लिखना है, यहां एनवायरमेंटल के एंगल से नहीं लिखना है, एनवायरमेंट को आधार बनाकर नहीं लिखना है। अगर यहां आप चूक जाएंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। यहां लिखा है भू राजनीति के संदर्भ में, डिस्क्राइब ब्रीफली इंडियाज चेंजिंग पॉलिसी टूवर्ड्स क्लाइमेट चेंज इन वेरियस इंटरनेशनल फोरा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जियोपॉलिटिकल। क्लियर हो गया। भू राजनीति के संदर्भ में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत की बदली नीति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। बस ये है। इसके केंद्र में क्या होगा, आपको ध्यान होगा कि अभी अभी मैंने ग्लासगो सम्मेलन की बात की थी। उस ग्लासगो सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे और बाकायदे भारत ने वहां पर्यावरण पंचामृत प्रस्तुत किया था। 5 लक्ष्य निर्धारित किए थे, भारत ने अपने लिए निर्धारित किए थे, और ये जो 5 लक्ष्य हैं इनका संबंध क्लीन एनर्जी से ही है। ये बात सबसे प्रोमिनेंटली आपके आंसर राइटिंग में आनी चाहिए। बस इसी को लक्ष्य करके यह प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, अभी तो सम्मेलन शुरू हुआ है, देखते हैं कि भारत की इसमें क्या भूमिका रहती है। आपको मालूम है कि इससे कुछ दिनों पहले ही भारत बाकायदे मिशन लाइफ लॉन्च कर चुका है, जो बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगता है कि मिशन लाइफ की गूंज डेफिनेटली इस COP27 में होगी। तो जैसी भी स्थिति सामने आएगी उस तरीके से हम इस विषय पर आगे बात करेंगे। आपके लिए फिलहाल मेरा यह निर्देश है कि इस विषय पर रोजाना अखबारों में आपको कुछ पढ़ने को मिलेगा, रिपोर्टिंग के फॉर्मेट में पढ़ने को मिलेगा, हो सकता है कि आपको एडिटोरियल कमेंट भी पढ़ने को मिले, आप उन्हें ध्यान से पढ़ें। और जहां भारत की भूमिका आती है, भारत का स्टेटमेंट आता है, भारत कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, किसी बहस में हिस्सा लेता है, उस पर आपका विशेष ध्यान रहना चाहिए। अगर आप शुरू से ही थोड़ा सा सतर्क हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस टॉपिक पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी। आप इस भरोसे मत रहिए कि अरे मैगजीन में तो आएगा, हम उस समय पढ़ लेंगे। नहीं, उस समय तो आप पढ़ ही लीजिए, सिस्टमेटिक तरीके से वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन बेहतर होगा कि आप शुरू से ही इस यात्रा के सहभागी बन जाएं।